इम्पोर्टेंट है। भाई तो इस लेसन प्रैक्टिकल, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल वैसे है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज कट रही है एक्चुअली। हाँ, हेलो, या बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही भाई मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो क्वेश्चन जो आता है हमेशा, है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी यार फंक्शन या तब तक उसके आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है बार बार। हाँ, टाइप कर दीजिए, हम्म। फिर क्वेश्चन टाइप कर दो, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। ओके भाई, ओके ओके। तो इसमें जो मतलब मैंने बेसिकली क्वेश्चन जो नोट, अच्छा हाँ ठीक है, आप पहले साथ में बोले क्या बोल रहे थे। ये थ्योरी बेसिस पे भी आया है, मतलब थ्योरी और बाकी एग्जांपल मांगते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आया क्या है थर्ड सेशन से, ठीक है ना। ये अच्छा, आप लोग ने मतलब डाउनलोड तो किए ही होंगे ना लास्ट ईयर के पेपर, या कहाँ से डाउनलोड कर, ये सब तो पता ही होगा ना। पेपर मैंने किए तो थे हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल। बट फिर डिलीट हो गए मेरे हाँ से। बाकी एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से डायरेक्ट आप पेपर डाउनलोड करो, है ना। हाँ, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उसको प्रिंट आउट करा के रखना सबसे बढ़िया रहेगा। तो मतलब जो फर्स्ट मतलब जून 2017 में आया था क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन रिटेलिंग, ठीक है। अच्छा मैं या तो एक बार पेपर भी खोल ही लेता हूँ, है ना, फिर मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन पहले पहले वन सेकेंड है। चैप्टर ध्यान देने हम लोग ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले पता दो, पढ़ के रहो, बाद में क्वेश्चन फ़ायदा। फिर क्वेश्चन पढ़ के हाँ, पेपर चैप्टर पढ़ना हो तो उल्टा हो गया, पहले चैप्टर पढ़ो। इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते थे। नहीं, बट बिजनेस में अलग होता है एक्चुअली। हाँ तो हाँ, कोई चैप्टर नहीं। में तो पढ़ ली होंगे ना सबने अभी चैप्टर तो तक। अभी कल मैम ने चैप्टर पढ़ाया तो ही अभी ना। मैम ने पढ़ाया, बट यहाँ पे डाउट कितना हुआ पहले बताइए। सबको क्लियर है चैप्टर ए टू जेड? क्लास आपने चैप्टर रखी है डिस्कशन की, तो उसके बेसिस पे करो। क्वेश्चन पेपर तो जरूरत भी नहीं आपको, इनफैक्ट देखा जाए तो क्वेश्चन में तो हुआ फाइनल क्या था क्वेश्चन। कल जब मैम जब कल पढ़ा रही थी ना, बीच के डिस्टरबेंस में ना कुछ टॉपिक्स जो थे वो छूट गए थे टॉपिक टॉपिक हाँ, और मतलब बीच कई में डिस्टर्बेंस की ढंग वजह से से। समझ में नहीं आए थे कल के। हम्म। वहाँ दिक्कत हो गई थी। और इस वक्त मैं गलती से बुक लानी भूल गया, तो मैं वो नहीं कर सकता, अच्छा, बुक मैं पूछ भी नहीं सकता इस वक्त। तो सबसे पहले तो मतलब एक क्वेश्चन था, मैम ने जो काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि रिटेलिंग क्या है ना। हम्म। तो ये सब चीजें तो आई ने मतलब कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, तो आई थिंक हमें सीधे क्वेश्चन पे ही आना चाहिए था ये सब। बाकी जो छूट गया था, आई मीन क्या छूटा था, ज्यादा चीज तो नहीं छूटी थी। बाकी एक बार एक आध क्वेश्चन है नॉर्म हिंदी हिंदी तो। हम्म। नॉर्मल वो जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी ना, वो उस मैथ्स की वजह से हो नहीं पाई, काफ़ी एक्सप्लेन नहीं हो काफ़ी पाई। रहता है, नहीं रहता जस्ट कुछ याद नहीं हो पाते। इनफैक्ट मैं भी गारंटी दूँ स्वाप पे में यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से मैं आधों को याद नहीं है कि कल बेसिक डेफिनेशन में क्या है। ये भी है। हम्म। ठीक है, तो एक बार बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं ना। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले मैम ने जो बताया था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ये आता है कि मतलब इसमें तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले जो होती है मैन्युफैक्चरिंग, देन आते हैं होलसेलर, एंड जो थर्ड आते हैं वो रिटेलर आते हैं। तो जो हमारा फोकस है रिटेलर पे है। रिटेलर का मतलब ये होता है कि मेरी आवाज इको हो रही है, मतलब वापस आ रही है कहीं से। हाँ, सिमरन से हो रहा है। सिमरन अपना माइक बंद कर लीजिए, आपकी मैं ना समझाने की आवाज़ एक बार एको हो रही कोशिश है। कर। हाँ ओके ओके श्योर। तो रिटेल का मतलब ये होता है कि जो मतलब एक रेडी टू बी यूज्ड कंज्यूम, मतलब रेडी टू कंज्यूम स्टेट में जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है, उसको सीधे सीधे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाना, ये होता है रिटेलर का काम, ठीक है ना। रिटेलिंग किसी भी टाइप की हो सकती, मतलब ये नहीं है कि मतलब
रिटेलिंग हो सकती है, जैसे हम लोग सिम यूज करते हैं ना, तो एयरटेल कंपनी या बीएसएनएल कंपनी क्या करती है, एक सिम बनाती है, उसको जो भी आपस में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, एक नंबर बना के उन्होंने एक्टिवेट करके हमको दे दिया, बोला इतने का रिचार्ज करा के आप सीधे क्या करो, उसको यूज करो। तो वो हम लोग हो गए फाइनल कंज्यूमर, ठीक है ना, और वो जो कंपनी है वो हो गई रिटेलर। ऐसी कोई फूड इंडस्ट्री है, तो बर्गर किंग गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग बर्गर ऑर्डर किया, तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते कि जाओ पहले पाव भाई वो सब खरीद के लाओ तब हम बना के देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट पे करो, वो आपको एक बना बनाया बर्गर दे देंगे, तो आप उसको सीधे कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। तो जो ये होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग ready to be used consumer state good to the doorstep of the consumer is performed by the retail community। ये होता है रिटेलिंग का मेन वर्क, ठीक है ना। इसके बाद में अब फिर आ गया था, रिटेल एक्चुअल में बहुत ही बड़ा सेक्टर है, एंड ये एक्चुअल में पूरी दुनिया को कवर करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये सबसे मतलब जो पूरे वाइड एरिया को कवर करता है, ये रिटेलिंग ही करती है। एक छोटे स्तर पे आके कहीं ना कहीं हम सबका रिटेलर से पाला पड़ना ही पड़ना है, ठीक है ना, हर चीज में, हर फॉर्म में, हर सेक्टर में। तो अब फिर आ रही थी मेन बात, आ रही थी इंडिया की। इंडिया की मतलब इंडिया में रिटेलिंग की क्या हालत है। तो इंडिया में देखो, इंडिया रिटेलिंग इज द मोस्ट एक्टिव एंड अल्टरनेटिव। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक बार स्क्रीन भी खोल लेता हूँ, मैंने डाउनलोड भी कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ देख रही है। दिख रही है। ठीक है, तो अब आ गया रिटेलिंग इन इंडिया, है ना। तो इसमें जो मतलब इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव सेक्टर ऑफ द लास्ट डिकेड। और अब क्या है, चूंकि जैसे हमारे कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंज्यूमर जो मतलब कैपेबिलिटी है लोगों की बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से रिटेलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। इसीलिए रिटेलिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि उसको लोगों को फोकस करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो India has over 5 million retail outlet, most of them being small family operated store। ये एक पुराना डेटा है, क्योंकि अब इंडिया ने भी काफी तरक्की कर ली और इंडिया में रिटेल की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड उसमें हम लोग आ गए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में आप लोग को डिफरेंस पता ही होगा, नहीं तो एक बार बता ही देता हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं मतलब स्टोर होते हैं, सेक्टर होते हैं, जिनमें मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा बंदा है या सिंपल एक फैमिली हूँ, मैं खुद हूँ, मैंने क्या किया, एक दुकान खोल ली और उसमें जो भी सामान है अपने हिसाब से मैनेज करके बेचना शुरू कर दिया। ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, एक प्रॉपर उनके एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि हमें ये इतनी इन्वेंट्री में ये चीज रखनी है, हमें कस्टमर के साथ इस तरीके से बात करनी है, हमारे एक्सपेक्टेशन मतलब कस्टमर आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है हमें उसको फुलफिल करना है, फीडबैक लेना है। ये सब आ जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे मॉल्स हो गए या फिर ये स्टोर्स हो गए छोटे मोटे, इस तरह से। तो ये अब क्या है, इंडिया में भी मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर ने काफी ज्यादा बूम मचा दिया है। और आजकल मतलब जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हम लोग आ गए हैं, हम लोग और हमारे जो बाद और जनरेशन आएगी, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ कम जाके ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ भी ज्यादा जाती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर लोग हम जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब करने के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, हफ्ते में 1 या 2 दिन टाइम होता है, तो हम लोग को और घर से शॉपिंग लिस्ट मिली हुई थी, इतना लाना है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग सीधे वो चले गए किसी स्टोर में, चले गए, वहां पे हम लोगों ने एक साथ बोला भैया ये सामान इतना इतना रख दो। हमें मतलब कहीं मार्केट नहीं घूमना कि भैया सब्जी के लिए हमें 10 जगह यहाँ जाना है, मसाला अलग खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं। एक स्टोर में जाओ, एक जगह जाओ, मार्ट में जाओ, वहीं सारा पैक करवा के हम चले आते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जितनी लाइफ बिजी हो रही उतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो तीसरा आता है फंक्शन ऑफ ए रिटेलर। फंक्शन क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे लोग। तो फंक्शंस ऑफ ए रिटेलर, तो इससे क्या होता है मतलब कि कस्टमर से मिलने के लिए एक रिटेलर को क्या क्या करना होता है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोकेशन,
वैसे ये सब तो कवर हो चुका है एंड आई थिंक सबको क्लियर भी होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोकेशन, लोकेशन की मतलब एक्सेसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो वहां पे बहुत आसानी से पहुंच सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी दूर बना दिया, कि जैसे नोएडा है और नोएडा से बाहर बना दिया, उधर ग्रेटर नोएडा की साइड जहाँ आउटर कोई जाता भी नहीं, ओला भी नहीं मिलती, उधर बना दिया मॉल, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी। इन फ्यूचर पता नहीं, अगर अलग थिंकिंग से बनाया तो अलग बात है। कन्वेंस ऑफ टाइमिंग, टाइमिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हमें हर किसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी नोएडा के अंदर देखा जाए तो नोएडा में मैक्सिमम आईटी कंपनियां हैं जो 24 घंटे काम करती हैं। तो वहां पे मैंने देखा है कि मतलब जो शॉप होती हैं, खाने पीने के स्टोर होते हैं छोटे मोटे, वो होटल होते हैं, वो सब लगभग 24 घंटे ही खुले रहते हैं। तो वो कन्वेंस ऑफ टाइमिंग हो गई। इसके अलावा कन्वेंस ऑफ साइज, जो साइज होता है वो भी एकदम ऐसा होना चाहिए कि लगभग हर किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर जाए। एक बिल्कुल नॉर्मल घर से आया, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अगर उसको बर्गर खाना है तो वो 10 रुपए का बर्गर खा सकता है। बहुत ही हाई फाई फैमिली का आया जो पैसे काफी खर्च कर सकते हैं, तो वो 250, 300, 400 का भी बर्गर खा सकते हैं। दैट्स ऑल। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो भी हमारा स्टोर है या फिर जो भी हमारी शॉप है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी कस्टमर हमारे यहाँ आए तो हमें एक बार उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है। जब भी मतलब वो पूछे ये क्या है, तो या फिर ना भी पूछे, तो अगर हमें प्रमोट करना है उस वे में हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी। वो जानकारी जरूरी नहीं कि हमें मैनुअल ही देनी है, वो हम दे सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर सकते हैं, या फिर एक टीवी स्क्रीन लगा के उस पर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे पर्चे बंटवा सकते हैं, पर्चे पोस्टर लगवा सकते हैं, कुछ भी एनी टाइप, मतलब कुल मिला के हमें इंफॉर्मेशन देनी है। एंड द लाइफ स्टाइल सपोर्ट, लाइफ स्टाइल सपोर्ट क्या है कि अब आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है और कर भी रहा है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा जो मतलब कंज्यूमर को देना चाहिए कि जैसे अभी हमने एक टोपी बनाई, कैप बनाया, और वो कैप पैसे हमने ले लिए अच्छे खासे, लेकिन वो कैप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जैसे ही वो 2 दिन बाद कैप खराब भी हो गया, तो कस्टमर की लाइफ स्टाइल, मतलब जो उसकी एक अपीयरेंस पे उस कैप का काफी गहरा असर पड़ता है। तो हमारे मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर की लाइफ स्टाइल। भैया जी सुनो सुनो सुनो, एक बार वो थोड़ी आप अपनी स्क्रीन थोड़ा जूम कर दोगे, दिख नहीं रहा। बुक में थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक पार्ट और, थोड़ा सा बस। ठीक है भैया, दिख रहा है अब, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अब दिख रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल सपोर्ट हमारा यहाँ से मैं पढ़ रहा था, ठीक है। ये लाइफ स्टाइल सपोर्ट कंसेप्ट, गुड ऑफ सर्विस इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर एंड हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर आइडेंटिटी इन ए सोशल सेटिंग, ठीक है ना। तो मतलब जैसे अभी क्या होता है कि सड़कों पे मिलते हैं कपड़े, है ना, 300 रुपए के, तो उनकी 300 रुपए का मान लो कोई पैंट मिल रहा है, हम गए, हमने खरीद लिया, और उसकी कोई ना ब्रांडिंग है ना कुछ भी है ना, तो उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो हमारी सोशल इन्फ्लुएंसिंग होती है, वो सोशल इन्फ्लुएंसिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आजकल के कंज्यूमर चाहते हैं कि वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको एक ऐसी एंटिटी मिले कि मतलब उससे वो काफी ज्यादा, मतलब वो उनका एक इन्फ्लुएंस बन सके, सोशल आइडेंटिटी उनकी बन सके, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो रिटेलर का काम होता है, इसको कस्टमर पे एकदम फोकस करके इन चीजों पे काम करना चाहिए। ये फंक्शन ऑफ रिटेलर होता है। एक बार और समझाना, मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। लाइफ स्टाइल सपोर्ट कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर एंड हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर आइडेंटिटी इन ए सोशल सेटिंग। मतलब ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो उस कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, उसकी लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है ना। और जिससे कि उसकी जो पहचान है सोशल में, मतलब एक समाज में, उसकी पहचान अलग तरीके से हो। इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हम नाई के यहाँ बाल कटाने गए, ठीक है। अब वो नाई ऐसा ना करे कि हमसे पैसे तो मतलब हमें देने ही है, पर नाई कहीं ऐसा ना करे उसके। अब हम नाई के यहाँ सर्विस लेने गए, यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की हैं इन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज, तो दोनों चीजें आ रही। तो हम ऐसा ना, नाई कहीं ऐसा ना करे कि हमारे बाल आगे से तो ठीक करे जो हमें दिखते हैं, पीछे वाले बाल हमारे थोड़े से गड़बड़ कर दे, और हम कहीं भी जाएं तो फिर हमारी वहां पर बेइज्जती हो जाए या फिर कुछ और ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमारा एक रिटेलर होता है, उसका ये फंक्शन होता है कि वो अपने कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करे। दैट्स ऑल।
आगे समझ में? हाँ बिल्कुल। हेलो ओम भाई। यस ब्रो। भाई मुझे एक चीज और बताओ कि क्या हम इसमें फंक्शन में हम एक पॉइंट और ये ऐड कर सकते हैं क्या? कि जो रिटेलर होता है वो होलसेलर और जो फाइनल कस्टमर होता है हम्म। उसके रिलेशन को बेटर बनाता है। और उस बेसिस पे कि जैसे कि होलसेलर जो होता है वो कभी भी स्मॉल क्वांटिटी में अपना सामान नहीं बेचता, वो या हमेशा बल्क में बेचता है। और जो फाइनल कस्टमर होता है वो कभी भी जो है वो बल्क कन्वीनियंस को बनाए रखने के लिए रिटेलर एक बहुत स्ट्रांग मतलब पर्सन होता है, या फिर एक मान लो unit होती है जो करती है। अगर हम जैसे लिखना चाहे तो हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअल में हम लोग जो रिटेलर होता है वो कभी भी एक कंज्यूमर से और होलसेलर के बीच में कोई रिलेशन बना ही नहीं होता, वो खुद रिलेटेड होता है दोनों से, बट ही इज नॉट बिल्डिंग ए रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द होलसेलर। आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया हमें एक शैम्पू दे दो, उसने कभी आपसे बोला कि हाँ इस होलसेलर से हमने ये शैम्पू मंगाया है, ऐसा नहीं बोलता है ना। वो कोई भी हाँ जी। रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहा है, देन दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड आई थिंक। आप लोग का क्या विचार है गाइस? और मेरे हिसाब से रिटेलर जो है एज अ मिडल मैन काम करते हैं बिटवीन अ होलसेलर एंड द कंज्यूमर। या यस यस। बट तो ही इज आपको नॉट जो बिल्डिंग रिलेशन आपका जो बिटवीन बोथ। पॉइंट आप कहना चाहते हैं कि वो एज अ रिलेशन बनाता है, बट वो नहीं, रिटेलर काम है कि आपको कनेक्ट करना है उनके थ्रू, बट रिलेशन में ये नहीं कि मैं कि वो कह रहा हूँ उस बेसिस पे कह रहा हूँ। मैं बस एक ये कहना चाह रहा था कि दोनों को ही हेल्प करता है। जो होलसेलर होता है उसको जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी वो अपना सामान बेचता है उसको भी हेल्प हो जाती है कि वो बल्क में किसी को सामान बेच पा रहा है। और जो वो होता है फाइनल कस्टमर होता है उसको भी हेल्प हो जाती है कि वो कहीं मेन जगह पे होलसेलर के पास जाके सारा सामान नहीं खरीदता, वो गली के बाहर जाएगा तो उसको गली के बाहर ही वो सारा सामान मिल जाएगा। बट इसका तो जो पॉइंट उसको भी बनेगा वो कन्वीनियंस ये बना है कि रिटेलर एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द फाइनल कंज्यूमर एंड द होलसेलर। हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट ज्यादा सही। पॉइंट ये आप ऐड कर सकते हो, बट अब ये ऐड नहीं है, रिलेशन करता है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं है कि रिलेशन को ऐड करता है फिर वो बनाता है दो लोगों के बीच में, वो वाला पॉइंट एज इनवैलिड है। एज ए मिडल मैन काम करते हैं। यस। हाँ जी हाँ जी। ओके भाई, ओके, थैंक्स भाई, थैंक्स। कंटिन्यू भाई। तो ठीक है, तो अब ग्लोबल रिटेल सिनेरियो में आ जाते हैं। ये भी एक पुराना ही डेटा है, और मैं शायद नया डेटा सर्च करूं, एक मिनट। पुराने में था कि मतलब ये पांच जो एक्चुअल में ये एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है, ये काफी एग्जांपल पूछता है कि एग्जांपल के साथ में इलोबरेट करिए, ठीक है ना। तो इस वजह से ये देखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि जो अभी दुनिया में पांच टॉप जो है कंपनी, मतलब जो रिटेलर है, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, तो उनमें जो सबसे पहला है अपना वालमार्ट, जो पुराना वैसा ही है। इसके बाद में जो सेकंड आता है अमेजोन। अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है, और इसके बारे में लगभग सब कोई जानता ही है। इसके बाद में ये पहले क्रोगर था, अब ये हट गया, अब ये आ गया अपना, अच्छा मतलब दूसरा नंबर कौन सा था, हाँ ठीक है। और ये स्क्वायर ग्रुप आ गया, जर्मनी की है, ये डिस्काउंट ग्रोसरी है। अच्छा ठीक है, ये जर्मनी की कंपनी है, ये वर्ल्ड में काम कर रही है। इसके बाद में तब पहले होम डिपो था, अब आ गया है अलीबाबा, जो चाइना की कंपनी है। इसके बाद में कॉस्टको। ये मतलब हम टॉप 5 तो कम से कम याद कर ही लेंगे, इनको हमें एग्जाम में देना बहुत जरूरी हो जाता है। इनकी ओरिजिन कहाँ से है और इनका फंक्शन क्या है, और मतलब ये रेवेन्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपकी वो है, तो आप कर सकते हो। बाकी हमें कुल मिलाकर इतना जरूर याद होना चाहिए कि दुनिया में टॉप 5 कौन कौन से है: वॉलमार्ट, अमेजोन, स्क्वायर, अलीबाबा और कॉस्टको। ठीक है, इसमें से 3 तो यूएसए की ही है, बाकी एक जर्मनी और एक चाइना। तो और इनके जो मतलब जो टाइप है, वो किस टाइप की कंपनी है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब एक रिटेल जो है पूरे दुनिया में छाई पड़ी है, और इन जापान स्मॉल फंक्शन होलसेल चैनल लार्जर।
As retail chain expand and spread their operation, they are focusing on development of private brand. तो ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। उसमें मतलब काफी वो ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक दुनिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिटेल की, वैसे इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन रिटेल, तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो लिखी हुई है, देयर आर क्लोज टू 12 बिलियन टिनी रिटेल आउटलेट डॉटिंग इंडिया। ये डेटा है अप्रॉक्स 2004-5 के आसपास का डेटा है। अब करंट में इंडिया में कितने रिटेल आउटलेट है एक बार सर्च कर लेते हैं। ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि हम लोग तुरंत डेटा सर्च भी कर ले, है ना। इनको आप लोग नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। Use the Wikipedia. That is much better retailing in India. It has better data. Scroll down below. There will be a section Indian retail market in the at the bottom part. Scroll down, not the upper part. There will be a section dedicated to Indian retail market. After growth, this one's over 4.56% and latest data 2011 के अवेलेबल होगा, क्योंकि जो काउंटिंग होनी है 2011 एवरी ये बड़े उसको दिखा दिया इन्होंने, काफी छोटे स्टोर में टेनी स्टोर देख रहा था। टेनी स्टोर आप देख रहे हो, मैं टोटल सारा ऐड किया है इसमें। इंडियन मार्केट जियोग्राफिक स्प्रेड बाय Indian retail space per capita at 2 square feet, lowest in the world. Indian tradition of 6% is highest in the world. One per household in India have annual income of over 4.5 million rupees. Organized retail market has a share of 8% as per 2012. ये हम लोग को नोट करना पड़ेगा। इंडिया में जो रिटेलिंग है उसकी कंडीशन को बताने के लिए हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कि रिटेल मार्केट जो है 2012 में इसका जो इंडियन मार्केट में शेयर था वो 8% था, लार्जेस्ट मार्केट। हाँ, जबकि इंडिया जो है अभी जो है मतलब एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। इंडिया की पॉपुलेशन ना, ये इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन होना है दुनिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया बहुत ह्यूज मार्केट है और इंक्रीजिंग परचेस पावर ऑफ कंज्यूमर्स, there are significant challenges are well given that over 90% of trade is conducted through independent local store. अच्छा, ये भी लग रहा है कि पुराना डेटा ही, अच्छा नहीं नया ही है। चैलेंज है जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, स्मॉल टिकट साइज, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड लिटिल यूज ऑफ आईटी सिस्टम। ठीक है भाई, इसमें से इस टॉपिक को कोई समझाया यार, इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडिया इंडियन रिटेल। आप लोगों ने से पढ़ा होगा इसमें तो। Give me a minute, let me open the book. हाँ, तो आपको टॉपिक कौन सा था ये वाला? इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन रिटेलिंग। हाँ, तो ऐसे ही रखना, मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा कि मैं फ़ोन पे चला रहा हूँ, मैं पीसी पे हूँ मैं, तो आप ऐसे ही रखना है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो ट्रेंड हमारा जो इंडियन रिटेलिंग मार्केट है वो किस तरह चेंज हो रही है, कौन कौन चीज़ें नई ऐड की जा रही है। जैसे में डेटा जो दिखाया गया है काफ़ी पुराना है, देखा जाता है इसमें कि 12 मिलियन टाइनी रिटेल आउटलेट है, जो छोटी छोटी शॉप्स आते हैं जिसमें कि आपके किराना स्टोर हो, जो गली के कोने पे होते हैं, गली के बाहर होते हैं, छोटे स्टोर्स हो गए। हमारे बेसिकली मार्केट जो है इंडिया की मेनली इन्हीं पे वो है। हाँ, मेजॉरिटी मार्केट छोटी दुकानों से बनी है, बड़ी दुकानों से नहीं बनी है। बट अब धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे चेंजेस यूँ आ रहे हैं कि अब ना लोग डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ किराना स्टोर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इसमें बेसिकली किया जा रहा है कि जो जैसे यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट लाइन देख के कि ऑल्सो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज हैवली आउटनंबर्ड बाय लोकल किराना शॉप
Yet, the large number of products hitting the market practically every day has ensured that both the shelf space and shelf life of these new products largely limited, paving the way for departmental store, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं बेसिकली, आउट नंबर है किराना स्टोर के लिए. बट इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, उनके शेल्फ स्पेस हो गया, शेल्फ लाइफ हो गया कि वो प्रोडक्ट कब को वैलिड है, तो काफ़ी ज़्यादा नए नए मार्केट में लाए जा रहे हैं अब, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर के फॉर्म में. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मेगा स्टोर्स, यू कैन से आल्सो दैट. और जो नई अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कई सारे नए नए कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में आ रही हैं इंडियन, जो अपना फुटहोल्ड ले रही है यहाँ पे, जो कि बेसिकली टारगेट कर रही है मिडिल क्लास सेक्शन को और अपर एंड ऑफ द मार्केट के लिए. इस तरह भी जो हमारे टाइनी रिटेल आउटलेट्स होते हैं, किराना स्टोर एंड एक्सेट्रा, दोज आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. शुरुआत में जैसे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर फेस करनी पड़ रही है. बट जिस तरह से भी वो अडेप्ट कर रहे हैं कि इसमें चेंजेस ला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल रिटेलर्स हो गए वो इंडिया सेक्टर में आ रहे हैं, जो भी इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, अपने यहाँ पे स्टोर खोले जा रहे हैं. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिसेंटली फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ख़रीदा है, तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर वॉलमार्ट यहाँ पे इंडिया में अपने स्टोर ओपन करे फ्लिपकार्ट के थ्रू. ये चेंज है मार्केट में जो भी हो रहा है अभी रिसेंटली. और अगला आप पढ़ेंगे से सेल्फ सर्विस स्टोर हो गए. डिपार्टमेंट सेल्फ सर्विस का मतलब है आप खुद जाएंगे, सामान खुद लेंगे और आप बिलिंग आपको करानी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ. किराना पे होता क्या है, आप दुकान पे जाते हो, आप उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये आइटम चाहिए, आइटम 1 चाहिए, आइटम 2 चाहिए, वो आपको सामान ला के देता है. बट डिपार्टमेंटल स्टोर में आप सेल्फ सर्विस हैं जहाँ पे आपको खुद आप जाएंगे, आपको खुद सामान लेंगे और आपको सामान बिलिंग के लिए वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा. इसमें क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है और सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ होती है. जैसे यहाँ पे 3CS है, द लाइन ऑफ 3CS लाजपत नगर न्यू दिल्ली. यहाँ पे देखो जो स्टोर बने वहाँ पे वो एकदम काफ़ी तरीके से वैसे हैं कि वहाँ पे आपको मोस्टली एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, फूड, वहाँ पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है. स्प्रेड ऑफ यहाँ पे वही पता बाकी है ऑर्गेनाइज डीलिंग किस तरह से मार्केट में अपना वो बढ़ रहा है, अपना शेयर बढ़ा रहा है. बढ़ रहे हैं वो लोग, कस्टमर को रीड कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को जान रहे हैं, उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग. तो कुल मिला के अभी तो उनको जो सफर करना पड़ रहा है इन फ्यूचर उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है ना. अब जैसे आप एग्जांपल लेंगे चेन्नई के लिए, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव होता है, कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है वहाँ पे. मतलब वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा देते हैं. वहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी वो ध्यान दिया जाता है, प्राइसिंग ज़्यादा ना हो. वहाँ का जो मेन रिटेल ब्रांड वहाँ पे फेमस है वो फूड वर्ल्ड है, वेतन है, सुभिक्षा है, म्यूज़िक वर्ल्ड, हेल्थ एंड ग्लो, विवेक्स, ये कुछ ब्रांड्स वहाँ फेमस हुई है. वहाँ पे इन्होंने अच्छा किया, वहाँ पे अपना सेटअप बना रखा है. ऐसा क्यों किया कि इन्होंने टारगेट किया उन लोगों को जो कि ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव है और कॉस्ट पे ध्यान देते हैं. इन्होंने अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से रखा, अपनी सर्विसेज को, प्राइजेस वगैरह इस तरीके से रखा कि सबके उसमें होल्ड में आए. ओके, माय बैड. ओके, शाबाश. ठीक है. और बाकी ये चेन्नई में मतलब रिटेल हब शुड नॉट बी सरप्राइजिंग एज ए नंबर ऑफ फैक्टर वर कंक्लूजन, क्योंकि अब देखो टेस्ला भी आई हमारी चेन्नई में ही आई है. सबसे पहले उसने ऑफिस डाला है वहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि चेन्नई के जो प्राइजेस है, रियल एस्टेट प्राइजेस, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. जैसे यहाँ पे कोई आप लैंड लेते हो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट अगर आप वही चीज़ चेन्नई में लोगे सेम साइज़ लैंड, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी और काफ़ी रीजनल प्राइसेस वहाँ पे. इसलिए वहाँ पे चेन्नई में डेवलपमेंट हो रहा है रिटेल सेक्टर का. एंड आई थिंक चेन्नई में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, सो ज़्यादा अच्छा रहता है मल्टीनेशनल कंपनी को वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ढूंढने में ईजी रहता है. काफ़ी ज़्यादा कि वहाँ पे लिटरेसी रेट इंडिया दिल्ली से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो वहाँ पे उन्हें लेबर जल्दी मिल जाती है, एम्प्लॉयज़ जल्दी मिल जाते हैं और वहाँ पे लैंड भी सस्ती है यहाँ के मुकाबले देखा जाए तो. बाकी वहाँ इतनी टेंशन नहीं है. जैसे यहाँ पे अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, वो कंपनी से इधर उधर थोड़ा बहुत करके कोई कमी निकाल के ले जाता है पैसा. वहाँ पे उतनी टेंशन नहीं है, अप्रूवल जल्दी मिल जाते हैं वहाँ गवर्नमेंट से उनको,
और बाकी दिन भर बहुत सारे वो स्टैंडर्ड मतलब वो जो फॉर्मेट होते हैं गवर्नमेंट के फालतू फालतू तो वो वहाँ पे नहीं होते, इस वजह से ही वहाँ पे काफी ज्यादा वो होता है। ठीक है, अब इसमें नीचे बढ़ते हैं हम लोग। ये मतलब काफी मतलब जो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर वो था। अब जो रिटेलिंग की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उनमें तो सबसे पहली जो आ गई वो देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछता है ये कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, हाउ, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं वो कैसे कर रहे हैं और फैक्टर कौन कौन से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कंजप्शन उतनी बड़ी मार्केट। ठीक है, बाकी ये जीडीपी इज लाइकली टू सरपास चाइना बाय 2015, जबकि ये ऐसा नहीं है, मैंने इसको सर्च किया था, ये 2012 का एक आर्टिकल भी आया था, इंडिया टू सरपास चाइना विल बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट स्टडी है वो ऐसा भी नहीं कह रही कि चाइना बहुत आगे जा चुका है। और एक दूसरी और खबर थी, मैंने उसको भी पढ़ा था, इंडिया चाइना टू सरपास जीडीपी ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट यूएस एंड जापान बाय 2025। ये मतलब इंडिया मतलब यूएस और जापान को छोड़ के इंडिया और चाइना जो है तीसरे और चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ये कब का आर्टिकल है, ये है 14 फरवरी 2009 का है। ठीक है, 2009 में ये था कि 2025 तक हम लोग तीसरे चौथे नंबर पे हम इंडिया और चाइना आ जाएंगे, क्योंकि चाइना ने अपना काम कर लिया है। अगर आप देखो टॉप 20 जो हमारे वो हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी में, तो देखो यूएस आ गया नंबर 1 पे। ठीक है, ये $1 ट्रिलियन में इसकी इकोनॉमी होती है, जीडीपी और पीपीपी सब कुछ है। तो बाकी चाइना, इसके बाद में इंडिया 5वें नंबर पे है। तो कुल मिला के हम लोग आज नहीं तो 2030, 40, 50 तक तो हम लोग आई मीन यूएस को तो पीछे कर ही देंगे। यूएस को पीछे करना आसान है चाइना के मुकाबले, क्योंकि चाइना के अंदर अलग ही सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिला के हम लोग टॉप 3 में रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये हमारे यहाँ पे रिटेलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सरपास जीडीपी बाय यूएस, देखो इसमें चाइना को उल्टा लिखा, मतलब एक जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी। पहले उन्होंने चाइना को 2015 तक बताया था और 2050 तक यूएस को बताया था, लेकिन अब की जो स्टडीज कह रही है वो ये कह रही है कि हम लोग यूएस को जल्दी सरपास कर देंगे, चाइना को हम बाद में कर पाएंगे। हम रुकेंगे पर आरो अच्छी मिसिंग हुई थी, उन्हें रिपीट चाहिए एक पॉइंट्स का, तो मैं रिपीट कर देगा उनके लिए एक बार। समझ में नहीं आया भाई आपका, रिपीट। रिपीट फर्स्ट टाइम कि आरू क्लास में नहीं थे, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, और दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने। ओके ओके, हाँ तो मतलब मेरा ये मतलब है कि देखो फैक्टर जो है इंडिया के अंदर जो रिटेल ग्रोथ है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन। हमारे यहाँ मतलब एक घर में जितने ज्यादा बच्चे हैं उतना ज्यादा आटा आएगा, उतनी ज्यादा दाल आएगी। यही हाल इंडिया का है, इंडिया में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा कंजप्शन है, और जब कंजप्शन होती है तो फिर मतलब कंजप्शन है तो फिर रिटेलर को अपना सामान बेचना पड़ेगा। तो वही हाल है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हिट करती है हमारे यहाँ की मतलब इन्फ्लुएंस करती है हमारे यहाँ पे रिटेल को। इसके बाद में इंडिया जो है काफी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसकी जीडीपी जो है इज लाइकली टू सरपास चाइना में 2015, पुरानी स्टडी थी, लेकिन हम लोग ये स्टडी मान के चल रहे हैं 2050 तक हम लोग चाइना को वो करेंगे, और 2040 तक 2035 से 40 तक हम लोग यूएस को पीछे कर लेंगे। कुल मिला के हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम लोग दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में रहने वाले हैं। तो ये भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे यहाँ पे रिटेलिंग को। इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हैज बीन ग्रोइंग इन हेल्थी 10% पर एनम, मतलब ये पुराना डेटा है कि कस्टमर का एक्सपेंडिचर मतलब बढ़ा है एक्सपेंड के वो, तो ये भी जो कंज्यूमर है वो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसके पास काफी पैसे आ रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, इस हिसाब से जो तो उसका जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो एसी भी खरीद लेगा, ये भी खरीद लेगा, वो खरीद लेगा। तो इस हिसाब से भी हमारे इंडिया के अंदर एक वो आ रहा है, इन्फ्लुएंस बन रहा है रिटेलिंग का। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यंग पॉपुलेशन है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। एस्टिमेट रिवील्स, क्या रिवील कर रहा है एस्टिमेट, हाँ हमारे देश में सोच लो इंग्लिश
अभी हम लोग बहुत सारे लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग यूरोपियन कंट्री और एशिया अदर एशियन कंटिनेंट से ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं हम लोग। ये हमारे यहाँ के मतलब जो एस्टिमेट है, वर्ल्ड का एस्टिमेट कहते हैं कि हमारे इंडिया में लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा ही हैं। तो जब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश लगभग मैक्सिमम हर कंट्री में ही जानी जाती है, तो इस हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट में घुसना हर किसी के लिए आसान भी है, कि मतलब यहाँ पे वो आके इंग्लिश में कवर अप कर लेंगे। तो ये भी एक रिटेल को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है। अच्छा, ये तो पुराना मतलब बिलियन डॉलर, ये पुराना डेटा है कि जो रिटेल इंडस्ट्री की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पे। इसके बाद में टोटल रिटेल फूड एंड ग्रोसरी रिटेल सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक एस्टिमेट टू बी अबाउट, ये सब ओल्ड डेटा ही है। और तो मतलब ये कुल मिला के इतने जो वो थे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स सुपरमार्केट एंड हाइपरमार्केट। हाँ, जो अभी भाई बता रहा था अपना कि सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट क्यों वैल्यू बढ़ रही है, क्यों मांग बढ़ रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये भी एक मतलब इन पे भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहा है और ये भी हमारे इंडिया में काफी वो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, काफी बार पूछा गया, मतलब आई मीन लगभग हर 2 साल में एक बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल इन इंडिया। तो इन्हीं फैक्टर को हम लेटेस्ट डेटा के साथ में एक बार लिख लेंगे। जो भी अभी मैंने कुछ लेटेस्ट डेटा बता दिया, कुछ लेटेस्ट डेटा आप लोग सर्च कर लेंगे। ठीक है ब्रो। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी छोटी चीज याद रखना, जो हमारा जो असाइनमेंट है फर्स्ट का आंसर भी उसमें यही है। पहला क्वेश्चन, पहला सब्जेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। बट लेकिन हमें मना तो किया हुआ है ना, आपको डेटा मिल गया, आपको इस पे सर्च करके आप इसको वर्डिंग चेंज कर लिख सकते हो इसमें और अपने आप। हाँ, जैसे हम अपने हिसाब से करना है वैसे। हाँ, रिटेल में हम ये लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर, अभी क्या है, मिडिल क्लास कंज्यूमर की ग्रोथ हो रही है काफी ज्यादा, तो इस हिसाब से उनकी जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, वो लोग ज्यादा चीजें परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना। दूसरा, हमारे देश में एक चीज और है कि पहले एक सिस्टम था कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनको घर में रहना है, खाना बनाना है, ऐसा होता था। पर आजकल क्या है कि वर्किंग वुमेन भी हो रही है, मतलब बहुत सी इंडस्ट्री तो ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते, मतलब उनमें वुमेन को ही संभालने के लिए दे दिया है, समझ लो। तो लेडीज भी काम कर रही है, एक वुमेन भी काम कर रही है, इस हिसाब से भी एक कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी बढ़ रही है, जो उनके अंदर इच्छा रहती है, वो कभी अपने घर की हालत देखते हुए नहीं खरीदती थी, तो अब जो चूंकि वो खुद पैसा कमा रही है, पैसा बचा के वो भी खरीदेगी, तो ये भी एक कंज्यूम करने की वो है, तो ये भी हमारे रिटेलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद में एक पॉइंट हम दे सकते हैं कि रूरल मार्केट को भी हम लोग इमर्ज कर रहे हैं। रूरल मार्केट जो भी हमारे होते थे, अर्बन मार्केट में तो हम लोग अपडेट करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम वहाँ के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, बट रूरल मार्केट पे इतना ध्यान नहीं जाता था पहले, लेकिन अब इंडिया के अंदर रूरल मार्केट पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। ये समझ लो कि छोटे छोटे जो टिनी स्टोर होते हैं वो अब रूरल मार्केट में भी खुल चुके हैं। बी मार्ट हो गया एंड ऐसे ही विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सब रूरल आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे शहर में मिल जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों में मिल जाएंगे आपको। और एंट्री ऑफ कारपोरेट सेक्टर की एंट्री, मैं एक्चुअली ना घर जा रहा हूँ तो रास्ते में हूँ, अगर मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ 1-2 पॉइंट जो छूट जाएंगे मेरे को बाद में समझा दोगे आप? नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, ओके ठीक। इसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर, हर चीज को मैनेज करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री हो गई कि अब जैसे एक छोटा स्टोर भी है, छोटे स्टोर में आप जाओगे, वहां पे एक आदमी अलग खड़ा होता है, उसको बोलो भैया ये सामान चाहिए, वो आदमी सामान लाके निकाल के देता है। इसके बाद में जो फाइनेंस वाला बंदा, बिलिंग करने वाला बंदा अलग बैठा होता है, और फिर आप मान लो उसको, आपका वो सामान खराब निकला, आप जब उसको रिटर्न करने गए तो रिटर्न के लिए एक रिटर्न विंडो अलग से बनी होती है। तो कुल मिला के ये कारपोरेट जो हो रहा है, सब कुछ एक मैनेज तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने इंडिया के अंदर में। और फॉरेन रिटेलर आ गए, फॉरेन, चूंकि इंडिया में क्या है कि मतलब आई मीन करप्शन और इन सब की वजह से रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा वो नहीं हो पाते हैं, और जो फॉरेन रिटेलर होते हैं वो लोग इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, मतलब इंडिया के रूल बाकी पे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, बाकी जो उनके जो कंज्यूमर के साथ में बिहेवियर और ये सब चीजों जो होता है, हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है वो लोग खुद अपनी तरफ से सेट करते हैं। तो जो फॉरेन रिटेलर होते हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा वो अपने इंडिया की रिटेलिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजी मतलब आई मीन अभी क्या है कि मैं कैश कम निकालता हूँ,
तो मैंने क्या किया, अपने मोहल्ले की दुकानों में जहां जहां पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, मैं उन्हीं दुकानों पे ही जाता हूँ, मैं उनको पेटीएम करता हूँ। जो कैश लेता है उसकी दुकान पे मैं एक बार जाने से सोचता हूँ, चाहे मुझे 100 मीटर दूर जाना पड़े पेटीएम वाले के पास, पर मैं जाता हूँ। यानी कि एक टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। अगर जो शॉपकीपर, जो रिटेलर टेक्नोलॉजी के साथ में आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहा है, पीछे हट रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक रिटेलिंग में हम सक्सेस कैसे पाए, है ना। तो इसके कई सारे पॉइंट हैं। सबसे पहले कंज्यूमर फोकस्ड सेलिंग, इसके लिए तो भाई साहब आपको गूगल से सीखना चाहिए। गूगल ने इतना डेटा ले लिया हमसे, हमारी इतनी डेटा ले चुका है वो, हमारी जीमेल को पढ़ पढ़ के, मतलब जो जीमेल उसी का ही है, तो हमारी जो ईमेल होती है उनको पढ़ के, हमारे बाकी जो सर्च क्या करते हैं हम क्रोम पे जाके, ये सब चीजों को पढ़ के गूगल इतना डेटा ले चुका है, उसको पता है इस बंदे की औकात क्या है, इस बंदे की इच्छा क्या है, इस बंदे को लेना क्या है, एवरीथिंग नोज गूगल। तो ये क्या करते हैं, कस्टमर फोकस्ड सेलिंग। गूगल क्या कर रहा है, एक आपको पकड़ लिया, आपको जरूरत है सूच की, आपने जरा सा कभी किसी से डिस्कस कर लिया फोन पे, या फिर ये अच्छे टॉपिक से थोड़ा अलग है। आप बताएं कंज्यूमर सक्सेस फोकस्ड कैसे सेलिंग। करें, इसमें मैं समझाऊंगा। इसमें मुझे हाँ। करने दीजिए। इसमें रिटेलिंग आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप रिटेलिंग में सक्सेसफुल हो, तो आपको कौन कौन से पॉइंट मायने रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कंज्यूमर का फोकस क्या है, कि आप जो कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कस्टमर किस आपकी डिमांड, कस्टमर डिमांड क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, वो चीज़ें क्या पसंद है उसे, तभी आप अपनी चीज़ को सेल कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टोर खोलते हो आइसक्रीम शॉप, और आप वहाँ पे रखते हो वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी, ओनली 3 फ्लेवर, बट द कस्टमर चाहता है कि आप वहाँ पर बटर स्कॉच लीजिए, बट आपके पास नहीं है, तो आपको वहाँ पे रिटेल नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे चेंज करना पड़े अपने अंदर कि जो कस्टमर चाहिए आपको, आप उससे वो चीज़ प्रोवाइड करो। और जो इंडिया है, यहाँ पे इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे चेंज कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी जल्दी होते हैं। और अगला पॉइंट आता है राइट। यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट जो इंडिया में है वो पॉसिबल है, बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है हमारी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज़ दिल्ली में बिक रही है अच्छी है, वो चीज़ गोवा में या मुंबई में भी सेम उसका सेल रेट हो, तो पॉसिबल नहीं है वो। आपको अपनी कंज्यूमर को देखना पड़ेगी, आपके एरिया में कंज्यूमर क्या चाहता है, आप उन्हें वही चीज़ सेल करें जो कस्टमर चाहता है। अगला है सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। कस्टमर ने चाहा है कि उसे कोई भी चीज़ लें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाना पड़े, या कोई सारी चीज़ नहीं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि वो ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करते हैं बजाय कैश के मुकाबले, क्योंकि कैश के लिए पहले उन्हें एटीएम जाना पड़ेगा, वहाँ से उन्हें कैश निकालना पड़े, फिर वो पे करेंगे, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल है उनके लिए, इसलिए नहीं करते। तो जिन जिन लोगों को ये बात पता लग गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास पेटीएम लगवा लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए, तो वहाँ पे जाएंगे कि जहाँ पे आपको सिंप्लिसिटी मिले। सपोज जैसे आप ऑनलाइन चीज़ खरीदते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वो सिंप्लिसिटी है कि आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ प्रोडक्ट देखूंगा कि आपको पसंद क्या है, आप उसे ऑर्डर कर देंगे, आपके घर में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो वो इस मॉडल में फोकस है, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। अगला टाइम सेविंग है। टाइम की वैल्यू सबके लिए बहुत ज़्यादा है, हर कंज्यूमर चाहे कि उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो और स्टोर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, और वहाँ के जो स्टाफ है प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, और आप स्टाफ से पूछते हो कि मुझे टी शर्ट लेनी है और रेड कलर की चाहिए टी शर्ट, स्टाफ को ढूंढने टाइम लग रहा है जैसे कि, या फिर वो आपको रेड कलर के बजाय कोई और कलर दिखा रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट है एक तरीके से। तो आपको वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे अपनी शॉपिंग, ना ही आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना क्या है कि आपको इंश्योर करना है कि आपका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेन रहे, और आप कस्टमर का जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो उतना ही आप सेव करो कस्टमर के लिए। अगला ट्रस्ट रहेगा। इंडिया में क्या होता है बेसिकली, इंडिया बेसिकली और वर्ल्ड की बात है, आप शॉपिंग वहीं करो जहाँ पे आपको ट्रस्ट मिलेगा। जैसे आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में कुछ सामान लाते होंगे, घर का राशन पानी आता हो, आप किसी एक पर्टिकुलर दुकान से ही लाते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आटा एक दुकान से ला रहे हो, चावल एक दुकान से ला रहे हो, दाल एक दुकान से ला रहे हो।
आप शुरुआत से एक दुकान से ला रहे हो, आप हमेशा उसी दुकान से लाओ, भले कुछ हो जाए, या इनफैक्ट जब अगर शॉप क्लोज भी होगी आप तब भी किसी और शॉप से नहीं खरीदोगे, आप उसी शॉप का वेट करोगे कि कल ओपन हो जाए, हम कल ले आएंगे, क्योंकि उस बंदे पे आपका ट्रस्ट है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कस्टमर के साथ, कि जब तक आपकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी ट्रस्ट में, तो आपका शॉपिंग, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा रिटेलिंग में। अगला है नीचे स्क्रॉल करने से ऊपर की ओर थोड़ा लो कॉस्ट ऑपरेशन। जैसे आप शॉपिंग, आपने स्टोर खोला और आपकी इनकम आ रही है, आपका रेवेन्यू आ रहा है 1000 रुपीज़ और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1100 रुपीज़, तो आपका नहीं चल पाएगा। आपको मेंटेन करना है कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा जितनी कम हो उतनी कम फ़ायदा है आपके लिए। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है आपकी इनकम के मुकाबले। अगला इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट इन अप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जो वर्ड है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, लोग इसे कॉस्ट एफिशिएंट से भी कई बार कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कहा गया है कि आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए ऐसे चाहिए जो आपका पैसा बचाए और आपका टाइम भी बचाए। तो आपको जैसे आपको आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, आप पेटीएम देखते हो और फ़ोनपे हो गया, तो पहले क्या होता था क्या कि आपको अपने पेटीएम में पहले वैल्यू ऐड करनी पड़ती थी और उसके बाद जाके आप पेमेंट करते थे। बट अब यूपीआई आ चुका है तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट पे कर सकते हो बिना वैल्यू ऐड करे, और सीधा उनके अकाउंट में जाएगी। तो ये इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन अप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। अगला रहेगा फोकसिंग ऑन कस्टमर सर्विस एंड लॉयल्टी। आप कस्टमर सर्विस बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, बाइक की कंपनी देख लीजिए। हेलो कुणाल, बोलिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, पर ये जो इन्वेस्टमेंट वाला था ये पॉइंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब जैसे अगर हम अपना पर्सनली अगर एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तब ये पॉइंट्स कैसे वैलिड होते हैं, इन्वेस्टमेंट और अब ये पॉइंट ऐसे वैलिड है, एप्रोप्रिएट? जैसे आपने शॉप खोली है पेंट करने की, कि आप पेंट करते हो, तो आपके पेंट में दो ऑप्शन होते हैं, या तो मशीन से पेंट करिए या ब्रश से पेंट करिए। मशीन से पेंट में रहेगा आपका टाइम बचेगा और पेंट कम लगेगा, हाँ, और आप ओके हैंड से ओके, पेंट क्लियर। करेंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और पेंट भी ज़्यादा लगेगा। हम्म, पॉइंट वहाँ वैलिड रहेगा। जैसे कि आप टी शर्ट क्लोथिंग में एग्जांपल लेंगे तो एक मशीन आपका प्रोडक्ट बना रही है 250 रुपये में, एक टी शर्ट बना रही है, दूसरी मशीन सेम प्रोडक्ट बना रही है 300 रुपये में, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जो मशीन आपको कॉस्ट कम कर रही है, क्योंकि आपका बिजनेस ओके। का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। ये तो बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया उसके बाद आपका कस्टमर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आपको कस्टमर का पूरा बैकअप चाहिए, कि जैसे आपने एग्जांपल, आपका कपड़ों की दुकान है और आपने टी शर्ट बेची और टी शर्ट कस्टमर को पसंद नहीं है घर जाने का, या फिर उसका साइज़ छोटा या बड़ा है, तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप उसे चेंज करके आप उसे रिटर्न करें, आपका जो परफेक्ट साइज़ उनके फिट आए। तो कस्टमर सर्विस में आया कि आप उन कस्टमर सर्विस कर रहे हो, उनका बैकअप कर रहे हो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला है रिलायबल चेन सप्लाई एंड लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सिस्टम में आपका मतलब कहना चाहता है कि आपका जो स्टॉक में हमेशा रहे सामान आपके पास। ऐसा ना हो कि आपके पास सामान आपका 2 या 3 दिन का ही है बट आपके पास और पीछे सप्लाई है नहीं आपके पास कोई। जैसे आप किराने स्टोर लीजिए, वहाँ पे आप कभी देखो कस्टमर, वहाँ पे दुकानें मोस्टली में भरी रहती है, वहाँ पे कस्टमर कभी भी जाएगा उसको मोस्टली हमेशा सारा सामान मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सिस्टम काफ़ी बेटर होता है कि वो हमेशा स्टॉक में रखते हैं अपने पास, या कोई सामान ख़त्म होने वाला होता है तो वो जल्दी से जल्दी मंगा सकते हैं। अगला मेकिंग एंड मेंटेनिंग प्राइवेट ब्रांड्स। मेकिंग एंड मेंटेनिंग प्राइवेट बड़ी आती है इसका मुझे, आपने तो वैल्यू आपने बढ़ाया एक बार, आप एक्सप्लेन करना, वर्ड याद नहीं आ रहा इसका। इसका मेकिंग एंड मेंटेनिंग प्राइवेट ब्रांड्स।
ये एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ हाँ इसको करिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि जैसे हमारी नाइकी है, वो ब्रांड्स निकालती है, अपने अलग अलग शूज निकालती है और उसको मेंटेन भी करके रखती है, उसी क्वालिटी में कस्टमर के पास पहुंचना उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और वही जो है उनकी सक्सेस को इंश्योर करता है बेसिकली। एक स्टैंडर्ड जो है उनका, है ना। तो मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक प्राइवेट ब्रांड इसलिए हो गया क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट्स होते हैं ट्रेडमार्क के, अब कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। राइट। ये वेट इसका मैं एग्जांपल में मिल गया, अच्छा काफ़ी नेट पे सर्च पे मिल गया मुझे इसका प्राइवेट ब्रांड की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आपकी बड़ी कंपनी है, एग्जांपल ले लीजिए, आप रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेन ब्रांड है, उसके सब ब्रांड में आती हैं रिलायंस जियो हो गई, रिलायंस स्टोर हो गए, ये उनके प्राइवेट ब्रांड्स में है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अपनी मेन ब्रांड खोली, आपने उसके अंडर में छोटी छोटी ब्रांड खोल रखी है और आप उन्हें मेंटेन करना प्रॉपर तरीके से कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सेल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो काफ़ी कम हो जाती है, कि छोटी जो कंपनीज होती है, छोटी ब्रांड्स होती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह काफ़ी कम देने पड़ते हैं। जैसे आजकल तो जीएसटी देना पड़ता है जो स्टार्टअप कंपनीज है, उनका फ़ायदा आजकल यही है। 2 साल तक वो जीएसटी को कर दिया है ना। वो जीएसटी अलाउड देना नहीं पड़ता उन्हें, लीवे दे रखा उन्हें, लीवे रिड्यूस श्रिंकेज एंड ओके। इसका भी देखना पड़ता एंड द लास्ट है कि रिड्यूस श्रिंकेज एंड पिल्फरेज। तो श्रिंकेज का मतलब ये एक मतलब होता है श्रिंक होना, लेकिन इसका मतलब इसमें नहीं समझ में आ रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारी बन गई है, स्टोर बन गए, उनको हम कम ना करें, उनमें मतलब आई मीन कॉस्ट को कम ना करें, जो उसके ऑपरेशन की कॉस्ट हो इन सबको कम ना करें, ऐसा हो सकता है। या फिर इसमें एक कहा गया है कि आपका जो स्टॉक है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ, आपके पास स्टॉक हमेशा रहे, कम ना हो। राइट कम ना राइट हो। राइट। आपके पास अपने आप को सिस्टम ऐसे लगाने की आपकी चोरी ना हो वहाँ पे कोई। हाँ। रिड्यूस श्रिंक एंड प्रिविलेज बेसिकली मतलब कहा गया है इसमें 8 पॉइंट है बेसिकली, कि आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि आपके पास कोई सामान चोरी ना हो, बैलेंस शीट चेक करने की आप शीट वगैरह बैलेंस शीट चेक करिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई एंटी थेफ्ट सिस्टम मतलब होना चाहिए आपके पास। आपको प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए अपनी स्टॉक, आपके पास प्रॉपर है कि नहीं है। मेन पॉइंट ये रहेंगे इसके। और आपके यस पास यस एज यस। पर रहेंगे रिटर्न एंड एक्सप्लेन पॉलिसी। अच्छा आप एक मिनट रुकिए, आरू ने पूछा है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन में थेफ्ट ना हो। ट्रांसपोर्टेशन थेफ्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं होती देखा जाए तो। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं मेंटेन करते हैं कि आपका जो सामान ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है जिनका सामान मंगवा रहे हैं। सपोज़ आपने फ्लिपकार्ट से फ़ोन ऑर्डर किया है और आपके पास फ़ोन नहीं पहुंचा, वो बीच में चोरी हो गया, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जो जिम्मेदारी है वो फ्लिपकार्ट की है। राइट 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 राइट। और इसमें लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि इनकेस अगर कभी ऐसा हो जाए तो कंपनी को पे ना करना पड़ा, इंश्योरेंस में क्लेम ले सकती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बीच में मेरा लॉस हुआ है तो आप मुझे पे करिए उसके लिए। 11th में इंश्योरेंस चैप्टर है, उसमें दे रखा है पॉइंट। ओके। शिपिंग इंश्योरेंस आई बिलीव। एग्जांपल्स है मेनली चैलेंजेस। ये कार्नेगी की वो होती है एक। आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं, ये एग्जांपल दे रखे हैं मेरा पॉइंट तो सम फैक्ट्स अबाउट हाँ वो एग्जांपल है, वो का क्या पढ़ होगा, लो खुद मतलब ज़्यादा वर्ड क्या बेटर है। होगा। हाँ खुद ही पढ़ना है उसको बस। और बाकी इसमें देखो, इंडिया टू एस्टिमेट हैव अराउंड 50 मिलियन रिटेल आउटलेट, जो अभी इसका लेटेस्ट डेटा कुछ भी हो सकता है। तो इसको काफी मतलब एक बहुत बड़ी रिटेल आउटलेट एसटी इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में बहुत बड़ी एसटी बनाता है इसको। अभी जो एक कार्नेगी की लिस्ट थी इमर्जिंग मार्केट फॉर ग्लोबल रिटेलर, हम लोग टॉप पे इन्होंने बताया, लेकिन एक्चुअल में मैंने सर्च किया था वो सेकंड प्लेस पे है। इनकी जो लिस्ट है अभी इमर्जिंग मार्केट फॉर ग्लोबल रिटेलर, जो हम उसमें सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आई डोंट नो, मैं भूल गया कौन था।
ठीक है, कुल मिला के इस लिस्ट में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आने का मतलब ये है कि दुनिया पे बहुत बड़ा फोकस है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का रिटेल के फील्ड में। और जो अभी हमारी जो वो है 600 बिलियन की इकोनॉमी है हमारी इसकी रिटेल मार्केट की, $600 बिलियन, ठीक है। और जो हमारी ग्रोथ है इसमें 5.7 लिखी हुई है, वो एक्चुअल में जो लेटेस्ट डेटा है 10.1, ये 2020 का डेटा है, ओके सॉरी 2018 का, 2018 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 10.1 था हमारे इंडिया की जो पर एनम जो है इसकी ग्रोथ है, रिटेल की ग्रोथ है। तो ये फैक्ट है, हम इन सबको भी याद कर लेंगे, एग्जाम में मेंशन कर देंगे और हमारे उसमें भी मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में अब जो चैलेंज आ जाता है, ये चैलेंज भी हमारे इंडिया में मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि रिटेल के लिए चैलेंज क्या आ रहा है। इसका क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग आई थिंक आता ही है, क्वेश्चन इसका भी आता है कि व्हाट आर द चैलेंज फॉर द रिटेलिंग इन इंडिया। तो इसमें चैलेंज के इन्होंने साफ साफ दे रखा है, एक्सपेंशन वर्सेस जॉब मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि क्या हुआ कि एक दुकान मैंने मतलब सॉरी एक स्टोर मैंने खोला, इसके बाद में मेरा जो बगल में था बंदा, उसके पास भी वहीं पे मेरे पास में ही जमीन थी, उसने क्या किया मैं भी स्टोर खोलता हूँ, फायदा हो गया था। उस बंदे ने क्या किया कि स्टोर खोलने के बाद में अपने मैनेजमेंट के और प्रोफेशनल लेवल पे फोकस नहीं किया, उसने क्या किया कि हमें वहां का बंदा चुरा लेना है। अगर हमारी शॉप अच्छी चल रही है, मान लो हमने ग्रामीण क्षेत्र में या थोड़े छोटे कस्बे में खोली है, वहां पे मैनेजमेंट की इतनी वो नहीं है और हमारी अच्छी चल रही है, शॉप अच्छी चल रही है, तो उस बंदे ने बगल में दुकान खोल के उसने क्या किया, हमारे बंदे बोले कि आपको हम 2,000 रुपये ज्यादा सैलरी देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो यहाँ उसने फोकस क्या किया, उसने यहाँ कस्टमर को फोकस नहीं किया, उसने यहाँ फोकस किया कि जो मतलब मेजर रिटेलर आर हायरिंग अग्रेसिवली फ्रॉम द सिमिलर एंड स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑफरिंग बेटर पैकेज। ये मिडिल मतलब यहाँ मैनेजमेंट की काफी कमी है, यहाँ पे वो फोकस अलग चीज पे कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरिंग फॉर ए स्प्री। Some of areas such as technology, supply chain, distribution, logistics, market, product development, research are becoming very critical for the success of the organization. ठीक है ना। तो ये इसका ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे रिटेलिंग सक्सेस क्यों नहीं हो सकती। हमें एक फ्यूचर गोल बना के हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, पर हम लोग फोकस अलग चीजों पे कर रहे हैं। The sector is likely to produce 2 million jobs. तो आई थिंक मैंने सर्च किया था क्या 2 मिलियन जॉब, मतलब आई मीन ज्यादा ही जॉब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं मतलब। तो there also exists a possibility that the retail sector would become a poaching ground once the number of domestic and international players enter the industry. तो ये हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये जो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने दे दिया है। ठीक है, कोई और इस पे कोई कमेंट? किसी डाउट है तो पूछ लो भाई अभी। ठीक है, दूसरा जो आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और ये भी एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना होना इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सप्लाई चेन उनका अच्छे से नहीं मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें रिटेल सिनेरियो इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉजिस्टिक चैलेंज, कांस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एवोल्यूशन इन रिटेल न्यू रिटेल फॉर्मेट। हाँ, इससे क्या होता है मैनेजमेंट में एक दिक्कत आई कि हमने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी कोई मार्केट में आई है और कंज्यूमर उसकी तरफ भाग रहा है। हमने क्या किया, किसी तरह हमारा एक वो बजट कम था लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी तरह मैनेज करके उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और अपने उसमें इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अचानक क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई और कंज्यूमर उसको छोड़ के तुरंत उसकी तरफ भाग गए। ठीक है, तो ये भी हमारे एक मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे। Various strategies are to be implemented to improve core business process such as logistic, innovative, transparency, distribution and inventory management and point of sales data. ठीक है, POS data। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मतलब आई मीन मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कुल मिला के समय के साथ, है कभी कभी जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं और न्यू रिटेल फॉर्मेट जो एवोल्यूशन है उसमें मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है इसमें, तो वो चीजें फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे अचानक स्टोर में सेल मतलब सेल घट जाती है और हम नुकसान में चले जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है वो फ्रॉड है। मतलब हमारे एम्प्लॉय ही अंदर से पता चले शाम को निकलते समय शर्ट के अंदर या टिफिन के अंदर भर के कुछ ले जा रहे हैं,
तो ये फ्रॉड हो जाता है तो कंपनी इससे भी तो उसका जो रेवेन्यू होता है कंपनी का गिरता ही है ना। तो ये भी फ्रॉड भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की अनसक्सेस के पीछे। तो इसके लिए आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी लगा दो, पीओएस सिस्टम लगा दो, कैश का सिस्टम हटाने के लिए, कैश में चोरी हो जाती है तो फिर पीओएस लगा दो। इस तरह के सिस्टम को, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करो तो हम चोरी को भी कम कर सकते हैं, चोरी कम कर सकते हैं, करके हम अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अब चैलेंजेस विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंडिया में प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी किसी छोटे से कस्बे की तरफ जाने वाली पता चले रोड ही सही नहीं है, वहां पे सामान खत्म हो गया है, कस्टमर आया है, कस्टमर बोल रहा भैया मुझे ये चाहिए, भैया है नहीं कल लानी पड़ेगी, कल लाएंगे, पता चले वहां पे सड़क खराब थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी अनसक्सेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी भी सामान को विदाउट टेंशन बहुत कम पैसों में भेज सकें। इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगी तो हम अपनी रिटेलिंग में सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। इवन अंदर हमारा जो वो होता है कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट से बाहर जहाँ पे ट्रक आते हैं, ट्रक पे सामान लगता है, लादा जाता है, मतलब ये उनकी बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर, उनके यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो रिटेलर होते हैं, मतलब मेन दिक्कत हमारी जो रिटेलर की अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो फिर यही आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमारे पास सामान नहीं आ पाता है, पता चले सेल्फ जो आता है डिलीवरी करने वाला उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका टायर पंचर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक भी बहुत बड़ी वजह है हमारी सक्सेस को इंश्योर ना हो पाना। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम में ये मेन पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे, बाकी लैंग्वेज तो हम अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। अब ये आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसको आप कवर करोगे कोई? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, एफडीआई और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इंडिया में क्या फर्क पड़ रहा है। एलपीजी इसको पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम लेके आप पढ़ लो, फिर करो एक्सप्लेन। हाँ ओके, 1 मिनट। हाँ तब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ लो जो भी है सब लोग। किसी कोई जल्दी तो नहीं है ना, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, वैसे ये पूरा टॉपिक जो है वो एलपीजी के ऊपर ही है, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था लास्ट ईयर। बट इसमें जो एफडीआई वाला पोर्शन है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो वाला जो है इस वक्त चेंज हुआ था, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है शायद। ये अभी हाँ, जो कोरोना चालू हुआ था तो हम लोगों ने हाँ, पड़ोसी देशों के लिए लागू किया था उस वक्त किया था, बट वो वाला ना पॉइंट वो नहीं पढ़े हुए, तो उसमें दिक्कत आएगी यहाँ पे, पहले वो एक बार सर्च करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप अभी ऐसे बताओ, एफडीआई वाला देख लेते जो है ये जो पॉइंट है ना, इसका अपडेटेड डेटा पहले देख लीजिए नेट पे, उसके बाद हम इसे बाद में रिवाइज दोबारा कर लें, फिलहाल इसे स्किप कर देते हैं। जैसा डेटा काफी ओल्ड है, जो पॉलिसी हाँ कि देखो अभी ये पॉलिसी तो काफी पुरानी है जो पढ़ रहा हूँ मैं, फॉरेन डिक्लेयर 100%। अभी जो है इन्वेस्टमेंट अलाउड है कि जब से मेक इन इंडिया आया था और स्टार्टअप का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, में चेंजेस हुए काफी ज्यादा, तो इसे बाद में हम कवर अप कर सकते हैं और चाहो तो, नहीं तो हम सर्च कर। हाँ ठीक है, इसको बाद में कवर अप कर लेंगे। इसके ऊपर कोई आर्टिकल होगा, उसका लिंक ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप शेयर कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। तो ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद में लेट्स सम अप है कुछ भी, मतलब अभी पहले बताओ किसी को डाउट है कि नहीं है?
अक्कल जो पड़ा, नहीं अब तो ठीक है, कोई छोटा सा भी कई डाउट पॉइंट्स हो, से 1-2% का भी लग बाई चांस हो किसी का हो। नहीं। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है तो। यार हाँ। ये जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, रिटेलिंग इन इंडिया, हम्म। तो उसमें पॉइंट्स थे कुछ, जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिटेल और ये न्यू ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये एक बार समझा दोगे आप मुझे? ये पेज नंबर 7 में ही है ऊपर। अब कोई नहीं, मैं राइजिंग समझा दूंगा, ये सब था ना कि नीचे हाँ, ये सब ये वाला राइज इन टॉपिक इनकम था वगैरह ये हमारा सब जो आए थे। रिटेलिंग इन इंडिया, है ना। पेज नंबर 7 है। इसमें जो आ रहा था ये वाला राइजिंग इनकम। हाँ 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 जी हाँ जी, यही हाँ करेक्ट। तो राइजिंग इनकम का मतलब बेसिकली कहा गया है कि जो अभी करंटली इनकम है पब्लिक की, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, तो आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कर रहा है वो। आप जितना कमाएंगे आप खर्च उतना ही करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये कहा गया। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे हम बढ़ अपना रहा है जितना हम आपका। कमाएंगे वैसे। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हाँ जी, स्टैंडर्ड वॉल्यूम बढ़ रहा है और इनकम राइज हो रही है, तो उसके थ्रू ओके, अच्छा ठीक है। जैसे हम ही थे यार, पहले हम लोग क्या करते थे, कपड़े धो लेते थे हाथ से, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास पैसे आने लगे, अबे यार हाँ, तो कपड़े नहीं बहुत धोऊंगा, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, या फिर उधर धुलवा लेते हैं, मतलब ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, कुछ भी करवाते, धोबी से धुलवा लेते हैं। कुल मिला के हमारी इनकम राइज हुई, तो हमारी थिंकिंग बढ़ी और हमने वो पैसा खर्च करना ज्यादा शुरू किया। इसके अलावा चेंज इन कंज्यूमर ओके बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में ठीक। चेंज का मतलब ये कहा गया है कि कंज्यूमर जो है अब काफ़ी, पहले क्या होता था, हम लोग जो चीज़ें खरीदते थे हम लोग कोई सी भी उठा लेते थे, बट अब जब कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम प्रोडक्ट वो ले रहे हैं जो कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे सपोज पहले हर बंदा साबुन से हाथ धोता था, ऑब्वियस सी बात है, बट धीरे धीरे फिर लाइफ बॉय आया, लिक्विड हैंड सैनिटाइजर्स आए, अब तो हर बंदा पॉकेट में सैनिटाइजर ले घूमता है कोविड की वजह से। तो हाँ कंज्यूमर का जी बिहेवियर ठीक। चेंज हुआ है इसमें। एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं। अगला मीडिया ओके एक्सप्लोजन है। जैसे आज सोशल मीडिया हो गया, उसमें एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आती है देखा जाए तो। आप जब भी फेसबुक चलाओगे उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे ही देखेंगे। इन पर यूट्यूब भी देखते हो आप, उसमें वीडियो आती है, वीडियो से पहले ऐड आती है, वो ऐड की अलग अलग चीज़ों की होती है। तो मीडिया का हाँ बहुत बड़ा जी रोल है रिटेल पे कि आप पब्लिक पे कितना ज़्यादा वो पहुँच रीच है आपकी। अगला हाँ, जैसे कॉर्पोरेट। इसमें ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, इनो के बारे में जब नहीं पता था, इतना मीडिया नहीं था, इनो के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग, जब पेट दर्द हुआ नमक और पानी, जो भी मतलब एक देसी इलाज होता था वो करते थे, ज्यादा पता ही नहीं होता था। मीडिया एक्सप्लोजन हुआ, इनो का इतना एडवर्टाइजमेंट देखा, हम लोग के दिमाग में भर गया, इनो इनो इनो, पेट दर्द हो इनो ले लो। तो ये एक मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से हुआ, ठीक है ना। सेकंड ले सकते हैं हम लोग कि जोमेटो स्विगी हो गए, यूट्यूब पे जब भी देखो एक ऐड आता था जोमेटो ऑर्डर ऑनलाइन, तो जब भी ऑनलाइन मतलब इतना दिमाग में भर गया, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का मन हुआ, तो ये मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से हम लोग जोमेटो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट था कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिटेल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हर चीज एक मतलब फिक्स्ड मैनर में हो रही है, कि मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, सेल्स का सिस्टम अलग होना चाहिए, सेल्समैन अलग होना चाहिए, जो इसके अलावा जो हमारा कोटेशन वाला बंदा अलग होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो एक रिटेल में जो कॉर्पोरेशन हो रहा है, रिटर्न विंडो अलग होनी चाहिए, इस तरह से। तो ये कॉर्पोरेट होना भी एक इंडिया में रिटेलिंग का कोई वो इफेक्ट कर रहा है। न्यू ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर, नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। जैसे अभी आपको सामान शिफ्ट करना है, आपने रूम चेंज किया, रूम का सामान उठा के आपको ले जाके दूसरे रूम पे रखना है। पहले क्या होता था, आप जाते थे या किसी बात करते थे ट्रक वाले से, या फिर जिससे भी बात करते थे, भैया हमारे यहाँ पे ये सामान लेके जाना है, यहाँ से उठा के वहां पे। फिर क्या हुआ, इस चीज को किसी ने समझा कि इस चीज की प्रॉब्लम, उसने क्या किया, एक पोर्टर करके अपना वो अपना कर कंपनी दिया। बना लिया। फॉर एग्जांपल अग्रवाल मूवर्स एक काफ़ी फेमस कंपनी है मूविंग में। तो न्यू वीडियो एंटरप्रेन्योर्स मतलब कि जैसे जैसे हम लोग हो गए, हम आप बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बड़े होंगे हम बिजनेस ही करेंगे, तो हम उसमें न्यू वीडियो एंटरप्रेन्योर्स में काउंट किए जाएंगे। इन जो नई जनरेशन होती है उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं ओल्डर जनरेशन के मुकाबले, क्योंकि नई जनरेशन को पता होती है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम वो झेल रही हैं, उन्हें सोल्यूशन कैसे करना है उस चीज़ का। और लास्ट है फॉरेन रिटेलर की एंट्री। ये तो सब लोग अवेयर ही हैं, फ्लिपकार्ट, मतलब हाँ हाँ जी अमेजोन, ये सब चीजें, काफी फॉरेन रिटेलर आ रहे हैं इधर।
तो ठीक है, अब तो आई थिंक कवर हो गया। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। इसमें एक डेफिनेशन है वो आपको पक्का याद रखनी है हमेशा, कोटलर की, ये रही सामने ही। हाँ, इसको पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर अच्छा हाँ, फिलिप कॉटलर ना। पेज नंबर 7, एक सेकंड। फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर डेफिनेशन आप बोर्ड पे पी लो, मैं जैसे मैम ने बोला था। सेकंड पैराग्राफ, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग का 1.3 में है ना? 1.3 हाँ। पे सेकंड पैराग्राफ। दिस वंस फिलिप कॉटलर। बस डेफिनेशन यार आपको याद रखनी है, डेफिनेशन ये परफेक्ट है और मैम ने बताया कि डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और कहीं पर भी फिलिप कॉटलर नाम आए, उन्होंने कुछ भी तो बोला खोल आपको के पी रीड जाओ। कर देना, गोड़ के पी जाओ बस आप। हाँ। Retailing includes all the activity involved in selling. कुछ लोग तो अभी भी लिंक मांग रहे हैं। अब मत देना, क्लास खत्म होने वाली है अब। तो आप एक बार वो पेपर देख लेते हैं लास्ट ईयर के, है ना, कि उसमें पूछता क्या है। शायद मैंने पेपर बाद में कर देना, क्योंकि अभी हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है, उसके बेस पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा। ये चीज है, लेकिन मैं ये सोच रहा था ना फर्स्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, पेपर बाद में कर लेंगे। क्योंकि ये बुक तो खत्म हो तो ज़्यादा फायदा है फिर। तो फिर क्लोज करते हैं ना ब्रो, हाँ देख लो। आउच। ताकि किसी को कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले इसमें तो एक बार ग्रुप में शेयर करना। और मैं भी बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ना मिलूँ, मैं असाइनमेंट बन गए आपको सबके? असाइनमेंट मैंने अपलोड कर रखे हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे, अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप बस वही आपने सारे बना लिए? मैं किसी को नहीं बनाया था, मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख लीजिए वहाँ पे। तो आप मतलब बस उसी के लैंग्वेज बेस पे चेंज कर बनाने हैं लेना, ना? आप लैंग्वेज चेंज कर लेना यार उसकी बस। मैंने यार अच्छा। किसी से परचेस कर लिए थे यार, तो क्या करूँ, उसको लैंग्वेज चेंज करूँ? हाँ लैंग्वेज चेंज कर लो आप उसकी बस, अगर आप टाइप कर सकते हो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उसमें ऑटोमेटिकली सारी लैंग्वेज चेंज कर देगा वो। हाँ, आप लिंक भेज देना। क्या भेज ही दो यार फिर। हाँ ग्रुप। लिंक है ये रहा, सेव कर लो। और क्या कहते हैं, ऑनलाइन ही सबमिट होंगे हमारे असाइनमेंट्स या फिर हमें पॉसिबली जाकर है कि जमा करने ऑनलाइन हैं ही स्टडी सबमिट होंगे सेंटर में? हमारे। ऑनलाइन कल बताया था सर ने, सब ऑनलाइन सबमिट होंगे और प्रोसीजर क्या हाँ है वो नहीं, आगे मैं बताया थी जाएगा। नहीं ना एक्चुअली, सुबह वाली क्लास में मैं अटेंड नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं मैं पता। सुबह की रिकॉर्डिंग कोई है नहीं। शायद मेरे पास, बट वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो 3 GB की है। थैंक यू आरू। एक मिनट, मतलब लैंग्वेज चेंज, ठीक है भेज देना। डायरेक्ट लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, बस राइटिंग चेंज करनी है? नहीं आपको राइटिंग स्टाइल जैसे आपको सिनेमन्स यूज़ करके वो लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं कोई भी चीज़। अच्छा, ओके। नहीं वैसे अगर पीडीएफ वो जो था अभी आपने मैसेज किया था शायद, वो तो एक ऐप डाउनलोड करना मांग रहा है, डिस्कॉर्ड। हाँ वो आप डिस्कॉर्ड पे अब क्रोम पे चला लो, discord.com पे, तो मैं मेरे उस को ये पर वाला लिंक एक बार आप पर्सनली भी भेज दोगे व्हाट्सएप पे, क्योंकि फिर मैं एक्चुअली एक क्या बार है ना, बुक कर मैं लूंगा ना, डाउनलोड कर मेरा जो लूंगा। ऑफिस का काम है ना डिस्कॉर्ड पे होता है, तो मैंने अपना अलग सर्वर बना रखा है डिस्कॉर्ड पे कि वहाँ। नहीं अब मुझे यही लिंक ना एक बार उस पे भेज दो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं डिस्कॉर्ड पे जा सकूँ ना, मेरे को यहाँ से दिक्कत हो रही है, पहले मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, नेट व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, लिखना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि मैं एक्चुअली डिस्कॉर्ड में मेनली रहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप बहुत कम चलाता हूँ। और कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना हो रिलेटेड इंफॉर्मेशन? नहीं नहीं, आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर करो। मेरे पास तो इसमें फिलहाल कोई तो है नहीं, सारी पुरानी है कुछ। डाउट सर ने क्लियर कर दिए थे वो। आरू तो बोली ही नहीं आज ना। ये किसी क्लास में नहीं बोली। अच्छा, क्यों फोर्स कर रहा हो भाई, अच्छी बात नहीं होती फोर्स करना। प्रियंका तिवारी लकी सिंह, हाँ ठीक है। तो फिर क्लोज करें क्या? हाँ क्लोज कर दो, मैंने शेयर कर दिया लिंक ग्रुप में व्हाट्सएप अभी पे। तो कोई अब एंट्री कर रहा है, देखो। अब कौन एंट्री कर रहा भाई? एक बार देखते एंटर हैं। होने देना उसे एक बार। आदिशन, हेलो भाई कैसे हो? आदिशन ब्रो।